Hello everyone, let's start our today's discussion. So the first mock exam developed by me and Sir Subhan Mirchawala for your September 2025 exam attempt is now available. आज की इस क्लास में हम इस मॉक एग्जाम को डिस्कस करेंगे जिसको हमने डेवलप किया है एज अवर एजुकेशनल गेस अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द प्री सीन इंफॉर्मेशन जो एसीसी ने इशू किया है। हम इस सीरीज ऑफ मॉक एग्जाम डिस्कशन में तीन मॉक एग्जाम्स डेवलप करेंगे। दो मॉक एग्जाम्स हम क्लास में सॉल्व कराएंगे और एक मॉक एग्जाम आप लोगों को खुद से अटेम्प्ट करना होगा जिस पर हम आपको फीडबैक देंगे। हमारा जो क्रैश कोर्स है, जो स्मार्ट कोर्स है, इसमें हम सिर्फ प्री सीन का एनालिसिस नहीं करा रहे, सिर्फ रीडिंग नहीं करा रहे। आप लोगों ने देखा जो हमारी प्रीवियस 3 क्लासेस थी जिसमें हमने प्री सीन इंफॉर्मेशन का डिटेल्ड एनालिसिस किया, मील किट इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दी जो कि यूएस और वेस्टर्न मार्केट में ऑपरेट करती हैं, एक बड़ा तफसीली एनालिसिस किया। और अब हम इस प्री सीन इंफॉर्मेशन जो कि सितंबर 2025 आप लोगों की एग्जाम अटेम्प्ट के लिए आई है, उससे रिलेटेड हम तीन मॉक एग्जाम्स पर डिस्कशन करेंगे। और अगेन ये डिस्कशन सिर्फ बातें नहीं हैं, हम बाकायदा पूरा आंसर आज की क्लास में वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, स्लाइड्स इन पर सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को बाकायदा आइडिया हो दैट हाउ यू एक्चुअली हैव टू डील विद द एग्जामिनेशन। तो हमारा क्रैश कोर्स कोई नॉर्मल क्रैश कोर्स नहीं है, इट्स एन आउटस्टैंडिंग कोर्स जिसमें हम अपने खुद आपको एजुकेशनल गेस बेस्ड, प्रिडिक्शन बेस्ड ये मॉक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हो सकता है एग्जामिनेशन में ऑटोमेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट आ जाए, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट आ जाए, मीडिया रिपोर्ट आ जाए। ये खुद हमने डेवलप किया है आप लोगों के लिए। एग्जामिनर ने तो सिर्फ ये प्री सीन इंफॉर्मेशन दी थी जो आप लोगों ने पढ़ी है। अब हम इस प्री सीन इंफॉर्मेशन पर तीन पेपर बनाएंगे एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, पास्ट एग्जाम्स में भी हुआ है कि सिमिलर रिक्वायरमेंट, सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको एग्जामिनेशन में नजर आ जाता है बिकॉज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, मोर देन 25 ईयर्स का एसबीएल का टीचिंग का एक्सपीरियंस आप लोग के सामने स्क्रीन पे बैठा है। तो वी कैन प्रेडिक्ट, एक अंदाजा लेते हैं कि देखो एग्जामिनर प्री सीन में इस तरह बात कर रहा है तो मे बी अ रिक्वायरमेंट कैन बी लाइक दिस, क्योंकि ये एसबीएल पहले, एसबीएल प्री सीन से पहले नॉर्मल पेपर, उससे पहले P1 P3, तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल पेपर। और जाहिर है सर सुभान का एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जामिनेशन दैट्स आउटस्टैंडिंग। तो बेस्ड ऑन दैट हमने प्री सीन एनालिसिस में भी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स पर बात करी थी। तो अब हम बाकायदा उन रिक्वायरमेंट्स पर ये एग्जाम पेपर हमने डेवलप किया है एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ओके, आज की क्लास में हम एग्जिबिट पढ़ेंगे और टास्क 1 का पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकायदा पूरा पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। एंड इट विल बी अ टाइम टेकिंग थिंग क्योंकि हम रीडिंग करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पॉइंट्स पर बात करेंगे और फिर एक्चुअल आंसर क्लास में टाइप करेंगे ताकि आपको समझ आए कि कितनी लेंथ का पॉइंट लिखना होता है। ड्राफ्टिंग अप्रोच पर पूरी क्लास आप लोग को दी जा चुकी है। प्रोफेशनल स्किल मार्क्स की 2 क्लासें आप लोग को ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं। मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूं कि इससे अच्छा कोर्स हो नहीं सकता। यानी इस तरह से मॉक प्रॉपरली क्लास में सॉल्व कराना, इट्स अ वेरी डिटेल्ड अप्रोच जो हम आज फॉलो करेंगे। तो आज की क्लास टास्क 1 पार्ट ए, देन फिर एक क्लास पार्ट बी पर एंड सो ऑन बहुत तफसील से पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझाने कि देखो अगर एग्जामिनर ने ये पूछ लिया तो क्या करोगे, ये पूछ लिया तो क्या करोगे। और सोचो जब एग्जाम में आप रिक्वायरमेंट देखोगे, बोलोगे यार ये तो सर ने डिस्कस कराई थी मॉक में, तो आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा, आपके पास होने के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे। सो अगेन लेट्स स्टार्ट दिस एग्जाम पेपर। समझ लेंगे भाई आज एग्जामिनेशन है, 15 दिन आ गए, प्री सीन इंफॉर्मेशन आए हुए, ऐसे सोचें अभी वैसे तो 2 ही दिन हुए। ये प्री सीन इंफॉर्मेशन डिटेल्ड हम पढ़ चुके हैं, इंडस्ट्री बैकग्राउंड, कंपनी बैकग्राउंड, ये सब हम पढ़ चुके हैं। बेस्ड ऑन दिस प्री सीन इंफॉर्मेशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा दिस एक्चुअल एग्जाम पेपर जो हम लोगों ने डेवलप किया है फॉर यू गाइस, जिसके अंदर हमने एग्जिबिट्स भी प्रेडिक्ट किए हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी प्रेडिक्ट करी हैं सो दैट यू कैन understand that how actually the examination may come. Okay, so let's start. This case study consists of 3 tasks. Menucraft is a meal kit business based in Ireland that provides meal kits to customers through its website and application.
याद करें, ये बातें हम प्री सीन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सही। अच्छा देखें, ये क्लास लेने से पहले वी हैव अ स्ट्रॉन्ग असम्पशन, क्या हम आपने हमारी प्री सीन एनालिसिस की तीनों क्लासेस अटेम्प्ट करी हैं। उसमें से एक तो हमने सोशल मीडिया पर अवेलेबल करी थी, बाकी फिर हमारी प्रीमियम क्लासेस हैं जो हम अपने एनरोल्ड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली स्मॉक की फर्स्ट क्लास इज फॉर एवरीवन, बट जो बाकी सब है, 3 मॉक्स चेकिंग, जाहिर है दैट इज अवर प्रीमियम पैकेज, जो जाहिर है हम अपने बच्चों पर एडिशनली एफर्ट करते हैं सो दैट दे कैन गेट द गुड रिजल्ट। नाउ मेन्यू अगर क्राफ्ट। if you are outsider and if you are interested, so we have a special smart crash course, तो आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यानी it's not only for our existing student but for upcoming student as well. Now, Menucraft is seeking advice on number of issues from Hillford Consultants. You work for Hillford Consultants as a business consultant and you have been assigned to Menucraft. बेटा ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है। आप लोग को मैंने क्रैश कोर्स में 2 कंप्लीट पास्ट पेपर्स डिस्कस कराए, सो यू नो दैट हाउ एग्जैक्टली द एग्जामिनेशन कम। एग्जामिनर आपको इस तरह इंट्रोडक्शन देता है सबसे पहले। It is currently September 20X5. The following exhibits available on the left hand side of the screen जो हम पढ़ेंगे provides information relevant to the case study. Exhibit number 1, proposal for greater automation in meal kit production. Proposal document from Chief Operating Officer. अब obviously इसकी डिटेल में जाएंगे once we read the exhibit. Integrated reporting, email from CFO highlighting need of integrated reporting for Menucraft company. Exhibit 3 is extract of a media report. Exhibit 4 is a suspected data breach in recipe customization platform. Report from Chief Information Officer. तो बेटा ये सारी चीजें बिल्कुल एग्जाम में भी इसी तरह एग्जिबिट्स आते हैं। ये एक्चुअल एग्जाम चल रहा है आप लोग का, बाय द वे वी आर डिस्कसिंग अ मॉक एग्जाम। बस ये एक्चुअल एग्जाम इसी से की तरफ से नहीं आया है, आपके ट्रेन ट्यूटर्स ने आपके लिए बनाए। इट इज of the same difficulty level, just like your actual examination. Pre-scene information, which you already use to familiarize yourself with Menucraft and the industry in which it operates, is also available on the left-hand side of the screen. याद करें बेटा, प्री सीन इज अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि इतनी बार प्री सीन को पढ़ के जाना है कि एग्जाम में दोबारा ना पढ़ना पड़े। The information should be used to answer each task within your chosen response options. Word processor, spreadsheet, and slides. सर क्या आप ये हमें सॉल्व करवाएंगे इस पे? बेटा यही तो हमारा डिफरेंस है दूसरे टीचर से। बातें या डिस्कशन नहीं, बाकायदा क्लास में सॉल्व करना। सही है। आइए भाई, लेट्स स्टार्ट विद एग्जिबिट नंबर 1, दैट्स प्रपोजल फॉर ग्रेटर ऑटोमेशन इन मील किट प्रोडक्शन प्रोसेस। बेटा कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, proposal for greater automation in meal kit production. To Board of Directors from Chief Operating Officer, date 6th of September 20X5. Now, our current production facility in Central Ireland operate 4 lines 16 hours per day, assembling approximately 40 million meal kits annually. While robotics are used at the start of the process, box formation and chill box placement, the majority of the ingredient selection, placement, and final quality checks are performed by human operatives. अच्छा, आप लोग को याद होगा जब हम प्री सीन पढ़ रहे थे तो हमने इस पर बात करी थी और हमने बाकायदा क्लास में कहा था दैट दिस कैन बी अ पॉसिबल रिक्वायरमेंट। सही है। सो बेटा ये जो पॉसिबल रिक्वायरमेंट्स हैं इन्हें हम सीख रहे हैं। ये देखिए बेटा, जब आप इसमें मील किट प्रोडक्शन में जाते हैं तो यहां आपको नजर आता है बेटा दैट दे ऑपरेट 16 आवर्स अ डे। बेटा फिर आपको यह नजर आता है कि बेटा अ रोबोट रीड्स द बार कोड, सेलेक्ट द करेक्ट साइज बॉक्स, अ सेकेंड रोबोट देन प्लेसेस एन एम्प्टी चिल बॉक्स इनटू द आउटर बॉक्स। ये सब प्री सीन में गिवन था, याद करें भाई। अच्छा फिर यहां से ह्यूमन इन्वॉल्व होता था। एट ईच स्टेज अ बार कोड इज स्कैन बाय ह्यूमन ऑपरेटिव who select the recipe.
The final stage is a quality check to ensure all ingredients are correctly packed. That is also done by human operative. तो अब देखें बेटा, यहां क्या कह रहा है? With rising competition and pressure on margin, we are considering a capital investment in advanced automation technology. This proposal includes now installation of robotic arms with a vision system to select and place ingredients automatically, reducing reliance on human operatives. इंसानों को हटाया जाएगा. अच्छा भाई, जब रोबोट्स आएंगे तो क्या फायदा होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, एरर ऑफ मिस्टेक रिड्यूस हो जाएगी, गलती नहीं करता रोबोट, थकता नहीं है रोबोट. याद करें, सर ने बाकायदा बताया था डिस्कशन में, भाई कोई गलत रेसिपी कार्ड डाल दे, गलत इंग्रेडिएंट डाल दे, तो कस्टमर कितना अनॉय हो जाता है, क्या ये मुझे गलत खाना भेज दिया. इंट्रोडक्शन ऑफ एआई ड्रिवन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम टू रिड्यूस मैनुअल चेकिंग. यानी ये जो फर्स्ट पॉइंट उसमें उसने कहा ना कि विजन सिस्टम, और ये जब वो पहला बार कोड रीड कर रहा है, सही ना, जब वो पहला बार कोड रीड कर रहा है, यानी सिलेक्टिंग द बॉक्स, द रोबोट, तो क्यों ना हर चीज पे बार कोड ही हो ना, हर चीज यूनिक उस तरह हो. क्यों उसको पोटैटो से ही हम बोले, उसका एक बार कोड हो, और उसे जब पता हो कि दिस रेसिपी रिक्वायर्स 2 पोटैटो, मे बी 1 स्वीट पोटैटो, 1 पैकेट ऑफ लेट्स से केचप और XYZ, तो वो उसी तरह उसको पिक करना शुरू कर दे. उसमें ह्यूमन की जरूरत ही क्या है जब रेसिपी स्टैंडर्डाइज्ड है. एंड दिस इज एक्चुअली ऑटोमेशन, कि वो एक दफा बार कोड के बाद उसको पता है कि ये रेसिपी एंड इट्स लिंक विद कस्टमर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, उससे लिंक है, उसको पता है कि इसको ये पर्टिकुलर चीज भेजनी. उसने वही चीजें पिक की और उस बॉक्स में डालना शुरू कर दी उस आम में. Now, estimated capital expenditure $25 million, equipment, installation, training. Expected efficiency gain, labor cost saving of $6 million annually, production capacity uplift of 20%, एंड रिड्यूस्ड एरर्स और कंटेमिनेशन रेट, के आइटम्स गलत एक साथ रख दिए, एक आइटम से दूसरा आइटम खराब हो जाए, गलती हो जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, लेबर कॉस्ट भी सेव होगी. जस्ट थिंक अबाउट इट बेटा, $6 million अगर साल का बच रहा है, तो $25 million की इन्वेस्टमेंट करीब 4 साल में पे बैक हो जाएगा. एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल इसी पे याद आ गई, इसी पे बिल्कुल प्रैक्टिकल. और ये आज से मेरा ख्याल है आई थिंक 3-4 years बैक, सही है ना. इट वाज ईदर HEB, वेरी बिग डिपार्टमेंटल स्टोर हियर इन टेक्सास, या फिर क्रोगर था, आई थिंक क्रोगर था शायद, सही है ना. उन्होंने ये शुरू किया था ये ऑटोमेशन, कि वो जो ये ग्रोसरी स्टोर्स हैं, सही है ना, डिलीवरी बॉक्सेस. अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कितनी बारीकी का ख्याल रखा था उस रोबोट के लिए, कि जब आपका बैग भरता है, आप खुद बताएं, आप एज ए ह्यूमन सोचें, एक आपके हाथ में एक शॉपिंग बैग है और आपको ग्रोसरी भरनी है, आप पहले क्या चीजें डालोगे? आप पहले ब्रेड डालोगे या और उसके ऊपर इतना बड़ा वाटरमेलन रखोगे कि घर आए तो घर वालों से भी बुरा भला कहा, इस बेवकूफ आदमी, तूने पहले नीचे ब्रेड रखी, उसके ऊपर इतना बड़ा तूने वाटरमेलन डाला, घर आई तो ब्रेड जो है वो पूरा सैंडविच बन चुकी थी. आप समझिए बात को. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रोबोट जो उसको वो टेस्टिंग करा रहे थे, तो उसमें उसको ये भी समझाया हुआ था कि तूने अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर के लिए डिलीवरी बॉक्स बनाना है जिसमें इट रिक्वायर्स एग्स और ब्रेड एंड मिल्क और जो भी चीजें, तो उसको वेट और उसकी वो सारे एक्सपेक्टेड सारे वो उन चीजों को, उसकी सॉफ्टनेस, सब चीजों को देखना है कि ब्रेड सबसे ऊपर आएगी आखिर में, ब्रेड नीचे आएगी नहीं. तो ये सब चीजें इसके अंदर भी वही है. वाला काम, ये पुरानी बात कर रहा हूँ, उसमें ये कर रहे थे कि भाई हम ये ऑटोमेशन पूरी लेके आ रहे हैं और उसमें हम इन चीजों का भी ख्याल रखेंगे कि किस तरह उसकी सेटिंग हो जो इंसान नहीं सोच सकता. हम तो खुद भी ग्रोसरी करते हैं, हम अभी भी गलती कर देते हैं, अंडे तोड़ के ले आते हैं. Now, implementation time frame is 18 months. Potential issues. Job losses up to 350 operative roles could be made redundant. This is a problem बेटा. हमारा कॉर्पोरेट इमेज कितना हिट होगा? आउट ऑफ 900 स्टाफ 350 बंदा हम फारिग करेंगे बेटा. हमारा तो वो 3 वर्ड, हम तो पीपल की बड़ी ख्याल रख रहे थे, तो बेटा हमारा पीपल वाला फैक्टर तो मिस हो जाएगा. दिस में ट्रिगर ट्रेड यूनियन एक्शंस एंड रेप्यूटेशनल कंसर्न्स ओवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. 350 बंदे निकालोगे तो इकोनॉमी पर भी तो इंपैक्ट आएगा. टेक्नोलॉजी रिस्क, डिपेंडेंस ऑन ऑटोमेशन सप्लायर्स,
high maintenance cost, and risk of production stoppages if a system fails. Cultural impact shift from people centric production to a machine driven may undermine menu crafts, local people first brand narrative. So these are the potential concerns which may come. The board is asked to evaluate whether the long term efficiency and scalability benefits justify the upfront cost and the potential social impact. तो बेटा ये पहला प्रपोजल है जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने प्रेजेंट किया है फॉर द ग्रेटर ऑटोमेशन प्रोसेस। अच्छा, आपके एसबीएल के एग्जाम में बड़ा रूटीन है कि टास्क वन में नॉर्मली वो ऐसा कोई प्रपोजल प्रेजेंट करता है जिससे बिजनेस को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना होता है। ओके, सो नाउ एग्जाम में बैठे हैं भाई, ये एग्जिबिट वन हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब बेटा हमेशा एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली आपका एग्जाम पेपर इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है कि हर एग्जिबिट के साथ रिक्वायरमेंट कनेक्टेड होती है, लेकिन ऐसा हर बार वही मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल आपने करना ये है कि जैसे ही आप एक एग्जिबिट पढ़ लो जाकर टास्क पढ़ा करो, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जो चीज मैंने पढ़ी है क्या मैं इससे फौरन फौरन कोई सवाल सॉल्व कर सकता हूं। क्योंकि देखो बेटा, अब ये सारा डेटा दिमाग में फ्रेश है, अगर आप इससे फौरन फौरन कोई टास्क सॉल्व कर लोगे तो उससे आपको बड़ा बेनिफिट होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, आपको दोबारा से जाकर चीजें इतनी ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। Task 1. In response to the proposal sent to the board of director by the chief operating officer, board of Manucraft have asked chief operating officer to consider wider implications of automation on overall business and culture of Manucraft. CEO has requested you to assist him in the preparation of this business report. आइए जरा बेटा, अब रिक्वायरमेंट में वो क्या मांग रहा है। प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द सीईओ which he will present to the board, in which you evaluate the chief operating officer's proposal to increase automation in menu craft production process. Your answer should assess, अब बहुत गौर से, should assess the financial and operational benefits. ये headings बन रही हैं, financial benefit, operational benefit, risk relating to people, culture and technology, and wider implications for Manucraft brand and ESG commitments, ESG, environmental, social governance. Conclude with a clear recommendation to the board, 20 marks. Professional skill marks are available for your skill of analysis of this proposal from different aspects that how it will impact the Manucraft brand. Beta 4 marks professional skill for analysis, 20 marks in technical and 4 marks for professional skill, in total a requirement of 24 marks. And one of the very interesting proposal जहां वो ह्यूमन ऑपरेटिव से उठकर ऑटोमेशन की तरफ शिफ्ट होने की बात कर रहा है। ओके, आइए। अच्छा देखिए, जब भी ये प्रोसेस की बात होती है ना, प्रोसेस मैनेजमेंट ज़्यादा आपकी कोर्स लाइन आउटलाइन का पार्ट है। जब भी प्रोसेस, प्रोसेस मींस द मेथड, प्रोसेस मींस द मेथड। जैसे आपने एडमिशन लिया, उसका एक प्रोसेस था, www.mirchala.com, दिस क्लिक दिस गेट द एक्सेस। इस तरह हम अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करते हैं, एक एच उसका पेरोल का प्रोसेस है, सही है ना। टीचिंग उसके अंदर एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस तो इदारे के अंदर बहुत सारे होते हैं, जैसे इनका मील किट का प्रोसेस है, पेमेंट का एक अपना प्रोसेस होगा, एचआर को पेमेंट करने का अपना प्रोसेस होगा, डिलीवरी का प्रोसेस वेन एवर देयर इज अ चेंज इन प्रोसेस, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि या तो वो वैल्यू ऐड करे, किसी न किसी किस्म की कोई वैल्यू ऐड करे, तब वो प्रोसेस में चेंज आप लाते हो। या प्रोसेस में चेंज क्यों लाते हो कि चलो वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहा, लेकिन बॉटलनेक्स, कट कॉर्नर्स, कॉस्ट को कम कर रहा है, टाइम को कम कर रहा है, तो ये एफिशिएंसी, ये भी एक वैल्यू कि किसी तरह, या फिर वो दोनों कर रहा होता है। जैसे आप लोग कभी पेमेंट कर रहे होते हो क्रेडिट कार्ड, देखिए ये प्रोसेस है, आप पेमेंट करते हो, क्लिक 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 क्लिक, लास्ट पे जाते हो तो बैंक आपको कहती है कि यू हैव अ यूनिक कोड, वो आप डालो। आप बोलते हो भाई यार ये बैंक ऐसा क्यों करती है कि देखो ना, प्रोसेस के अंदर एक स्टेप और ऐड कर देती है। उससे क्या फायदा होता है? अब उससे टाइम वेस्ट होता है, हाँ होता है, 10 सेकेंड्स 5 सेकेंड वो लगते हैं, कॉस्ट लगती है उन इदारे की सब, लेकिन उसका एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है? सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो प्रोसेस में जब भी आप चेंज ला रहे होगे तो दिमाग में रखना कि कभी कभार स्टेप बढ़ भी जाए तो बुरा नहीं है, इफ इट्स गेटिंग द सीबीए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और अदरवाइज आपकी कोशिश होती है किस तरह एफिशिएंसी है या वैल्यू ऐड हो। तो ये प्रोसेस की जहां भी बात होगी तो उसके अंदर दिमाग में यही होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, अ चेंज, अ गुड पॉजिटिव चेंज, ठीक है।
अच्छा, अब देखो बेटा, इसी टास्क वन का पार्ट बी क्या है? दैट इज अबाउट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। यहां हम रिपोर्ट बना रहे हैं। पार्ट बी इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट, रिलेटेड टू डिफरेंट एग्जिबिट। बस एक आइडिया दे रहा हूं कि हम सिर्फ वर्ड प्रोसेसर पर सॉल्व नहीं कराएंगे, या हम किसी वर्ड के डॉक्यूमेंट पर काम नहीं कराएंगे। हम बाकायदा हर हर रिस्पॉन्स ऑप्शन यूज करेंगे वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, चले भाई, पार्ट ए पर बात शुरू कर रहे हैं बेटा। पार्ट ए पर बात शुरू कर रहे हैं। जाहिर है बेटा, जो रिपोर्ट बनती है वो वर्ड प्रोसेसर पर बनती है। तो इसके लिए बेटा हम ये वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को फेमिलियर करके जाएं विद द एग्जाम प्लेटफॉर्म। सही। अच्छा, ऑब्वियसली एसीसी ने भी अपना खुद का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहां पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं। सही। लेकिन बेटा, ये हमारे अपने जो मिर्चा वाला के मॉक्स हैं, ये हम मिर्चा वाला के प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं। इट इज अ रेप्लिका, अ कॉपी पेस्ट ऑफ द ईसीसीएस प्लेटफॉर्म। ये इसलिए हमने बनाया हुआ है ताकि हमारा बच्चा कंप्लीटली ट्रेन होकर जाए। हम जो आपको मॉक सॉल्व करने के लिए देंगे, वो भी हम आपको अपने ही प्लेटफॉर्म पर देंगे, ताकि आप, एंड दैट प्लेटफॉर्म रिफ्लेक्ट्स द ईसीसीए वन, ताकि आप लोगों को एक्चुअल आइडिया हो दैट हाउ यू हैव टू यूज द एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लेटफॉर्म से फेमिलियर होके जाओ। सही है। ऐसा ना हो एग्जाम में गए, पता चला भाई समझ रहे थे तो सीधा सीधा रोड है उस पर चलना है, वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के टाइपिंग करनी है, आपको प्लेटफॉर्म के टूल्स ही यूज ना करने आने। तो हमने तो अपनी क्लासेस में बाकायदा एक क्लास रखी है, वॉक थ्रू ऑफ एग्जाम प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, जिसमें पूरा प्लेटफॉर्म भी समझाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ओके, सो नाउ आवर क्लाइंट इज मेन्यू क्राफ्ट कंपनी। ये हमारा क्लाइंट है बेटा। नाम क्वेश्चन के लिए, स्टार्ट के लिए दे देते हैं। ओके, वी आर मेकिंग अ रिपोर्ट टू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके सर, रिपोर्ट बनाने का फॉर्मेट क्या होता है? बेटा याद करो, प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, ये पूरा डॉक्यूमेंट क्लास में पढ़ाया गया है बेटा। क्योंकि आप जानते हैं बेटा, पढ़ाते तो हम बहुत नेक्स्ट लेवल तरीके से पढ़ाए। इसमें एक एक फॉर्मेट सिखाया है कि भाई लेटर, ईमेल, मेमो कैसे बनती है, ये रिपोर्ट कैसे बनती है भाई, ब्रीफिंग पेपर कैसे बनता है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, प्रेस रिलीज कैसे बनती है। तो बेटा ये सारी चीजें आप लोगों को क्लास में सिखाई गई है। तो अब बेटा वही सब यहाँ अप्लाई करने लगे हैं बेटा। तो बेटा हमें बिजनेस रिपोर्ट बनानी है। वी आर मेकिंग इट टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अच्छा भाई, हम कौन है भाई? फ्रॉम, बेटा प्लीज अपना नाम मत लिख देना, स्टूडेंट मत लिख देना। वी आर एक्सटर्नल बिजनेस कंसल्टेंट। सर ये कहाँ लिखा हुआ था? आ जाए बेटा। बेटा आप मेन्यू क्राफ्ट के अंदर जॉब नहीं करते, याद करो बेटा। आप कहाँ जॉब करते हो बेटा? आप जॉब करते हो हिलफोर्ड कंसल्टेंट्स में। आप हिलफोर्ड कंसल्टेंट्स में जॉब करते हो। तो जब आप सीईओ को जवाब दे रहे हो, सो यू आर द एक्सटर्नल बिजनेस कंसल्टेंट बेटा, जो कि आप रिप्लाई कर रहे हो टू द सीईओ। डन हो गया बेटा? अच्छा बेटा, डेट लिख दें भाई। सर डेट क्या है? सर एग्जाम की तारीख लिख दें? नहीं भाई नहीं। बेटा ये देखो, जो इसने प्रपोजल भेजा होगा ना, इसमें डेट लिखी हुई होगी बेटा। सही। वरना बेटा क्वेश्चन के स्टार्ट में, इंट्रोडक्शन में भी कितनी बार डेट गिवन होती है, वहां भी जाकर रेफर कर सकते हो। September 20x5 मंथ लिख दिए। सही। सो डेट इज 6 September 20x5 बेटा, जब हम सीईओ साहब को जवाब दे रहे हैं बेटा। अच्छा भाई, सही। देखो बेटा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी नहीं है बेटा, याद करो बेटा। बेटा एक एक तरह, बेटा ये रिपोर्ट का फॉर्मेट, कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है, उसमें इंट्रो देना है, मेन बॉडी बनानी है, फिर कंक्लूजन या रिकमेंडेशन देनी है। सही। आ जाए बेटा। बेटा अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटा? तो ये देख लो बेटा, सब्जेक्ट ये गिवन है बेटा, प्रपोजल फॉर ग्रेटर ऑटोमेशन इन मील किट प्रोडक्शन। बेटा ये हमारा सब्जेक्ट है, जो हम जिसके लिए बेटा ये बना रहे हैं बेटा रिपोर्ट। ये हमने बेटा वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। कभी कभार एग्जामिनेशन में कुछ बच्चों के लिए शॉर्टकट्स नॉर्मल चल रहे होते हैं, लेकिन अगर कभी एग्जाम में ना चल रहे हो तो बेटा टाइप कर लीजिएगा। परेशान घबरा मत जाना, और सर नहीं चल रहा कॉपी पेस्ट, मसला नहीं है, टाइप कर लो। सही। अच्छा, कभी कभार ये भी होता है कि एग्जामिनेशन में आपको राइट क्लिक करके कॉपी करना पड़ रहा होता है। तो एग्जाम में इन तमाम चीजों के लिए रेडी रहिएगा। छोटे छोटे ग्लिचेस हो सकते हैं। सही। अब उस वक्त परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस लोगे, तो दैट इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू। बेटा हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, लिखते हैं बेटा रिपोर्ट का। आइए भाई। बेटा अब जब हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो क्या लिखें भाई? दिस रिपोर्ट इज इन रिलेशन टू। अब बेटा यहां से जाकर बेटा ये जो टास्क का डेटा होता है ना, इसको पकड़ लिया करो। अब देख लो बेटा, प्रिपेयर अ रिपोर्ट विच विल प्रेजेंट टू द बोर्ड इन विच यू इवैल्यूएट
द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रपोजल टू इंक्रीज ऑटोमेशन, सही, इट शुड इंक्लूड द फाइनेंशियल ऑपरेशनल बेनिफिट रिस्क रिलेटिंग। अब पता है करो क्या बेटा, बेटा यहां से इस पूरे हिस्से को कॉपी कर लो और इसी को थोड़ा सा रीफ्रेश कर देना, तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। चाहो तो अपनी वर्डिंग में भी लिखो, लेकिन क्यों मेहनत करनी बेटा। टास्क 1 से डेटा कॉपी किया, यहां पेस्ट कर दिया, सही। बेटा ये इंट्रोडक्शन वगैरह जो ये आप लिखते हो, ये जो रिपोर्ट का फॉर्मेट बना रहे हो ना, इसके कम्युनिकेशन स्किल में आपको मार्क्स मिलते हैं। So this report is in relation to Chief Operating Officer's proposal to increase automation in Manucraft's production process. अब यहां से ये हटा दो, your answer should assess, सही। अब यहां ये कर दो, it includes financial and operational benefits, risk relating to people, culture and technology, and the wider implications for Manucraft's brand and ESG commitments. Further, it also includes a reasoned recommendation to the board. सही है भाई, ये लीजिए बेटा। बेटा आप देखो कितना मैं प्यार से लिख रहा हूं, कोई स्ट्रेस नहीं बेटा, बिल्कुल रिलैक्स होकर लिखना है। रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ कर गए हो, परेशान तो होना ही नहीं भाई। रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ कर गए हो, परेशान होना नहीं है, तो याद होना चाहिए। अच्छा, इसमें कभी कोई एक आध चीज ऊपर नीचे हो जाए, कोई स्ट्रेस की बात नहीं, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। कभी डेट लिखना भूलो सर, कुछ भी नहीं हो जाएगा। एग्जामिनर टॉलरेंस रखता है, उसे पता है आप एग्जाम सिचुएशन में आंसर कर रहे हो, लेकिन मेजरली फॉलो करो। इंट्रोडक्शन, दिस रिपोर्ट इज इन रिलेशन टू, रिक्वायरमेंट से डेटा उठाया, पेस्ट, डन। चलें भाई, अब आंसर स्टार्ट करें। बेटा अब आंसर को तोड़ेंगे, तोड़ना कैसे देखो, इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल बेनिफिट्स। तो आ जाए बेटा, सबसे पहली हेडिंग दे देते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स। बेटा इस प्रपोजल के फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या, उस पर बात करते हैं। फिर एक हेडिंग दे देंगे ऑपरेशनल बेनिफिट, फिर एक हेडिंग दे देंगे रिस्क रिलेटिंग टू पीपल एंड कल्चर, फिर हेडिंग दे देंगे रिस्क रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी, फिर हेडिंग दे देंगे वाइडर इंप्लीकेशन। बेटा खुद ब खुद आंसर होता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा सर, अब जो हर पॉइंट हम लिखते हैं वो कितना डेप्थ वाला पॉइंट होना चाहिए, जो हर पॉइंट हम लिखते हैं उसमें कितनी डिटेल होनी चाहिए, उसके कितने मार्क्स मिलते हैं। अच्छा देखिए, हमेशा याद रखें बेटा, एग्जामिनर आपको हर पॉइंट के, ये जो हम लिखेंगे ना, 1 से 2 नंबर देता है, 1 to 2 मार्क्स, सही। 2 मार्क्स व्हेन अ पॉइंट इज वेरी गुड, 1 मार्क फॉर एन ओके पॉइंट, सही। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप दिमाग में रखकर चलो कि आपका हर पॉइंट 1 नंबर वाला है, आप 2 वाला लिखो ही नहीं। क्योंकि आप जब डिटेल में ले जाते हो ना पॉइंट को, तो आप बातों को रिपीट करते हो, एंड दैट इज द पॉइंट वेर यू स्टार्ट टू लूज द मार्क्स। आप 1 1 नंबर वाले पॉइंट बनो, और हर पॉइंट 2 लाइन 2.5 लाइन। अच्छा, पॉइंट का मतलब है शॉर्ट पैराग्राफ्स। अच्छा सर, अगर मैंने थोड़े एक्सेस पॉइंट्स लिख दिए, मेरे पास टाइम था, तो क्या एग्जामिनर उन्हें रीड करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। एग्जामिनर ने ये थोड़ी लिखा था रिक्वायरमेंट में, राइट 10 पॉइंट्स, राइट, उसने तो ये बोला ही नहीं। उसने कहा भाई मैं फॉर एवरी वैलिड पॉइंट अप टू 2 मार्क्स दे सकता हूं। फेयर इनफ। मेरे पॉइंट 1 1 नंबर वाले थे, मैंने ज्यादा पॉइंट्स लेके मैंने बातों को तोड़ा था, कोई मसला नहीं, इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। और भाई ध्यान रहे, एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, परेशानी है ही नहीं। ज्यादा लिखने वाला सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का नुकसान करता है, उसका पेपर पूरा नहीं होता, बाकी नंबर नहीं कटते। जितना लिखेगा नंबर मिलेंगे, सही। तो हमेशा घड़ी को नजर में रखो कि भाई क्या आप टाइम में सवाल पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। सर आपका तो सवाल टाइम पर पूरा नहीं हो रहा, बेटा हम तो एक्सेस बातें भी कर रहे हैं ना। एग्जाम में बैठे होते तो अभी ऐसे टक 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 टाइपिंग कर रहे होते, हम तो डिस्कस भी कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स उसी लेंथ के लिखवाऊंगा विच आर प्रैक्टिकल। डन है भाई? चले भाई, लेट्स स्टार्ट। बेटा प्रपोजल के फाइनेंशियल बेनिफिट्स बताते हैं मुझे थोड़े। ये देखो बेटा, ये फाइनेंशियल डेटा गिवन है। एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है बोलो भाई? $25 मिलियन। सेविंग कितनी है? $6 मिलियन। फाइनेंशियल बेनिफिट बताऊं बेटा? फाइनेंशियल बेनिफिट है कि इस प्रपोजल का पे बैक पीरियड बहुत अच्छा है बेटा। 4 इयर्स का पे बैक है खाली लेबर कॉस्ट की सेविंग में। बेटा 4 साल का पे बैक मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या चाहते हो? सर 4 साल अच्छा होता है बुरा होता है? बेटा अच्छा होता है ना, शॉर्ट पे बैक पीरियड है, और टेक्नोलॉजी तो चलती रहेगी, वो कौन सी खराब हो रही है, सही। प्लस बेटा जब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी
तो तुम्हारे पास वैसी फाइनेंशियल बेनिफिट मजीद आ सकता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग रेवेन्यू। और तुम पढ़ चुके हो बेटा इन द क्वेश्चन कि जो मील किट की इंडस्ट्री है ग्रोइंग इंडस्ट्री है। सो व्हेन वी विल हैव ग्रेटर कैपेसिटी तो फाइनेंशियल बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो आइए जरा फाइनेंशियल बेनिफिट बेटा। Financial. proposal proposal to invest in automation of meal kit production process by adding further automation in the process will have a very reasonable payback period of around 4 years as capital investment of $25 million will generate saving in terms of labor cost of $4 million per year. Okay, better payback period will improve better payback period or better returns of investment will improve return on capital employed of मैन्यूक्राफ्ट। बेटा आप सोचो ना, बेटा कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिससे रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज इंप्रूव होगा, आपका शेयर होल्डर मोटिवेट होगा। भाई जब लेबर कॉस्ट सेव होगी, सोचो बेटा, जब लेबर कॉस्ट आपकी सेव होगी तो प्रॉफिट्स भी तो बढ़ेंगे, डिविडेंड भी तो इंक्रीज होगा। फाइनेंशियल बेनिफिट है ना पैसों की टर्म्स में। और सोचो फर्दर, इट विल इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ एमसी। मैन्यूक्राफ्ट इज एमसी। बेटा क्वेश्चन के अंदर भी उसने इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया हुआ है, सो यू कैन यूज। फर्दर इट विल इंक्रीज, जो प्री सी में वो यूज करता रहा है मैन्यूक्राफ्ट को, फर्दर इट विल इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ एमसी बाय 20%। इट विल क्रिएट additional sales possibility for MC, and considering that market of meal kit businesses is growing, MC will have a greater financial benefit in longer term। बेटा सेल बढ़ाने का मौका है। ओवरऑल इंडस्ट्री जो उसने लिखा था 25 बिलियन टू आई थिंक 75। 75 बिलियन, सही है ना? तो वो वाला भी आप एक परसेंटेज अगर देना चाहो, एंड देन द चेंज इन प्रोसेस इज लिंक्ड विद ग्रोथ स्ट्रेटजी, क्योंकि इधर ही ग्रोथ, तो आप वो वाली वो टर्म भी यूज कर सकते, मे बी इट लिंक विद आवर ग्रोथ स्ट्रेटजी। Okay, it will also improve our competitiveness against our competitors in Ireland, as it will reduce our cost। बेटा मार्केट ग्रो कर रही है, आप ज्यादा माल बेच सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेटा आप ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओगे मार्केट में। सर आप पॉइंट लिख कैसे रहे हो? कोई अप्रोच होगी ना। बेटा कोई अप्रोच नहीं है, एक नंबर का पॉइंट है, जो पॉइंट है लिख दो बस। और प्लीज उसको च्युइंगम की तरह लंबा मत करो, खींचो मत, बात को चेंज करो, स्विच स्विच स्विच। जितना स्विच करोगे उतना स्कोर तेजी से बढ़ेगा। एक नंबर हो गया, 4 साल का पे बैक है, बहुत अच्छा पे बैक है, रोज बढ़ जाएगा, हो गया एक नंबर। अब इसको खींचते रहोगे तो एक में से 2 नहीं मिल जाएंगे, एक में से 4 नहीं मिल जाएंगे। हम तो पॉइंट लिखिए, एक नंबर के दिमाग से रहना, 20 नंबर है, 20 पॉइंट लिख देंगे, रिलैक्स, इजी इजी पॉइंट्स। फिर और क्या कहा भाई, कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा सेल करने की प्रोबेबिलिटी होगी, वी हैव ग्रेटर कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट। अच्छा भाई, आपने प्री सीन में देखा था कि देयर वाज नो प्रॉब्लम विद एमसी, यानी सर ने लास्ट टाइम प्री सीन में बताया था स्ट्रेंथ। याद है जैसे एमसी का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था तो उसकी स्ट्रेंथ पे ही बात थी कि वी आर क्वालिटी प्रोवाइडर एंड दिस एंड दैट, यानी स्ट्रेंथ ही सारी दिखाई थी। लेकिन वो स्ट्रेंथ किस काम की? अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं है तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना। देखिए ना, अगर मिर्चा वाला सिर्फ फिजिकल कॉलेज ही कर रहा होता तो हम तो हमेशा से ही ब्रांडेड थे, हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से ब्रांडेड है, ठीक है ना? मैं अमूमन इस तरह बात करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूं कि हमेशा ही प्रॉब्लम रहा है कि क्लास में जगह ही नहीं होती थी फिजिकल। अब आप बताएं क्या फायदा होता? हमेशा उसी क्लास के अंदर ही फंसे रहते ना अगर ऑनलाइन ना आते, और अगर वो ये ई कॉमर्स वेबसाइट ना बनती,
और अगर ग्लोबली हिट ना करते, अभी क्या है, अभी इस कोर्स को 1,000, 2,000, 100,000, 1 मिलियन, 2 मिलियन, जितने लोगों ने देखना है देख सकते हैं, जितने लोगों को बेचना है बेच सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, तो क्या फायदा होता उस ब्रांड नेम का अगर उसने एक डब्बे से बाहर ही नहीं निकलना। एमसी के साथ भी यही था। यू सी ऑल द स्ट्रेंथ ऑफ एमसी इन प्री सीड, लेकिन वो स्ट्रेंथ हमारे किसी काम की नहीं है इफ वी आर नॉट सेलिंग इट। तो इसने ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिया कि आपको सेल करके एंड यूजिंग ऑल योर स्ट्रेंथ वट एवर। सो बेटा आप देखिए इंट्रोडक्शन, अब ये इंट्रोडक्शन हम अपनी तरफ से नहीं लाए, हमने यहीं से उठाया है ना भाई। फाइनेंशियल बेनिफिट पर बात हो गई, आगे बढ़ो ऑपरेशनल बेनिफिट। अच्छा भाई देखो पेपर सीधी ही है, कहीं जाकर बाद में कहीं पॉइंट एंटर करना होगा ना तो एंटर का बटन दबाओगे, नीचे करोगे, ऐड कर दोगे। हाथ से लिखने वाला थोड़ी, रिलैक्स, आगे बढ़ते जाओ, पॉइंट्स को घुमाते जाओ। द मीटर शुड गो ऑन, आगे बढ़ना है। आइए भाई ऑपरेशनल बेनिफिट। बेटा ऑपरेशनली क्या बेनिफिट होगा? ऑपरेशनल बेनिफिट क्या होगा सोचो। बेटा ऑपरेशनल बेनिफिट ये होगा, अब आ जाओ जरा यहां जाकर देखो बेटा। बेटा आपको नजर आ रहा है बेटा, वो 16 आवर्स पर डे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 16 आवर्स पर डे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और हफ्ते में कितने दिन काम कर रहे थे याद है सवाल में? 7 दिन। बेटा अब 8वां दिन है नहीं हफ्ते में, वरना वो भी कर लेते। तो यू आर एट अ बॉटल नेक, आप ह्यूमन ऑपरेटिव की वजह से फंसे हुए हो। बेटा व्हेन यू विल हैव ऑटोमेशन तो आपका वो बॉटल नेक हट जाएगा। ओके बेटा, यू विल हैव अपलिफ्ट ऑफ 20%। खाली आप सोचो बेटा, यू आर प्रोड्यूसिंग 40 मिलियन किट्स एनुअली, 20% इसका ले लो बेटा, तो यू आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल 8 मिलियन किट्स एनुअली। आपकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, और फिर सबसे बड़ी बात, रिड्यूस्ड एरर, रिड्यूस्ड कंटेमिनेशन रेट। तो ऑपरेशंस में जो टाइम वेस्ट होता था बेटा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके बेटा ऑटोमेशन, ग्रेटर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन तो है कुछ हद तक, लेकिन अब ग्रेटर ऑटोमेशन, ग्रेटर ऑटोमेशन will reduce bottleneck from MC's business, MC production business, production activity, as now it will not be restricted due to labor hours, due to labor hours and limited working days. Okay, MC labor is already working 16 hours a day, 7 days a week, 7 days a week. Okay, in order to increase production further, automation is the good option, or is the only way out, is the only way out to remove the bottleneck relating to human operatives. Okay, additional capacity of 20% represents 8 million additional meal kits a year. बेटा ऑपरेशनल बेनिफिट, अभी देखो रिस्क पे बात नहीं हो रही है भाई। अगर किसी ने यहां रिस्क लिखा तो रिस्क में आ जाएगा पेपर। पहले बोला है फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल बेनिफिट, फिर रिस्क आ गए, अभी बेनिफिट्स पर बात हो रही है। सो ग्रेटर ऑटोमेशन हो गई, ग्रेटर ऑटोमेशन से आपका बॉटल नेक हटा। और तो देखिए ये जो कैपेसिटी बढ़ी है, जो सर ने बात की किस तरह, आपने आजकल देखा रेस्टोरेंट्स में, या ना देखिए मॉक है ना, तो मैं सजेशन कुछ और भी सोच सकता हूँ कि यार ऐसा कुछ हो जाए, यही एमसी अगर एक और प्रोडक्ट में एंटर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल देयर ओन कैचअप्स, सही है ना, वो कैसे आएगी? इट रिक्वायर्स कैपेसिटी, उसको भी तो कैपेसिटी चाहिए ना, कोई और XYZ अपनी ब्रांडिंग में वो एंटर होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यूं भी खेल सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यही मॉक एग्जामिनेशन में आएगा, एग्जामिनर तो कुछ भी खेल सकता है। हो सकता है बोले कि दे आर प्लानिंग टू हैव देयर ओन प्रोडक्ट इन हाउस, जो आउटसोर्सिंग करते हैं उसको इन हाउस करेंगे एंड इट विल सेव XYZ कॉस्ट। तो ये भी तो हो सकता है। आजकल तो आप कितने रेस्टोरेंट्स में जाते हो फॉर सैंडविचेस एंड बर्गर्स, और ये वो बेसिक्स ही यार, नैंडोस, बेसिक्स है नैंडोस। तो नैंडोज अपनी वो जो सॉस है वो भी तो बेच रहा होता है ना, तो वो सॉस कैसे बेचता होगा? इसका मतलब उसके पास कहीं ना कहीं कैपेसिटी होती है, तभी तो वो सॉस बनती है। तो कितने गैलन्स में वो सॉस चाहिए कि यार ये सॉस भी हम बेचेंगे, और सुपर मार्केट्स में भी वो सॉस नजर आ रही होती है। तो हो सकता है एग्जामिनर यूं भी खेल ले। इसी तरह ये तो एग्जामिनर ने प्रपोजल दे ही दिया है, अगर वो आपको बोलता है इवेलुएट करना है कि हम ये करें या ना करें ये प्रोसेस, और सोचें इस पे, तो फिर हो सकता है, और बैलेंस शीट भी दे देता, तो फिर आपको गेयरिंग को भी देखना पड़ता। क्योंकि सम टाइम बच्चे है ना एग्जामिनेशन में ऐसे बैठते हैं जैसे उनकी सीट के नीचे है ना मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हैं,
वो बोलते हैं नए जहाज खरीद लो ये। तो जरा आपको उस टाइम उस एंगल को भी देखना पड़ेगा। अभी तो ये बात नहीं हो रही जो सर ने कहा ना, अभी तो सिर्फ बेनिफिट की बात हो रही है और कोई बात नहीं हो रही, अभी कोई ऐसा इवैल्यूएशन नहीं हो रहा है। Okay. फिर it will also reduce errors and contamination issues which may arise due to human involvement. Okay, lesser errors will improve operations of MC as time in redoing activities or recalling meal kit boxes wrongly sent will reduce. बेटा ऑपरेशनली कोई चीज रीडू करना कितनी टायरिंग चीज है। आप समझो बेटा, ऑपरेशनल फैक्टर सोचो, मैं पूरा मॉक सॉल्व कर दूं और ऑपरेशनल इशू की वजह से उड़ जाए, कोई एरर हो जाए, तो इशू को दोबारा सॉल्व कराना कितनी कोफ्त आएगी, कितना मुश्किल होगा। तो बेटा यहां भी पूरी इतनी मेहनत से मील किट बॉक्स कस्टमर के घर तक चला गया, सामने से आई कॉल, बोला लेके जाओ इसे, गलत भेज दिया, तो बेटा कितना ऑपरेशनल टाइम वेस्ट होता है। सो दैट इज ऑल्सो एन ऑपरेशनल बेनिफिट। सो बेटा फाइनेंशियल बेनिफिट, ऑपरेशनल बेनिफिट। अब आओ रिस्क रिलेटिंग टू पीपल कल्चर टेक्नोलॉजी। आ जाओ भाई, हेडिंग देते हैं रिस्क रिलेटिंग टू पीपल। बेटा लोगों से रिलेटेड क्या रिस्क आएगा? बेटा आंसर को तोड़ते जाओ, कितना मजा आ रहा है करने में, हर हेड में थोड़े थोड़े पॉइंट डालते जा रहे हैं। अच्छा भाई, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, दो दो ही डालने हैं, आपको कोई ज्यादा मिले आप डाल सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता है SBL वो वाहिद एग्जाम है इसी का जिसके एग्जामिनर आंसर में एग्जामिनर लिखता है, बाकायदा 2 पैराग्राफ लिख के देता है, दैट नो आंसर कैन बी एन आइडियल आंसर, एवरी पॉइंट इज एक्सेप्टेबल। ओके, नाउ रिस्क रिलेटिंग टू पीपल, याद करें बेटा, बेटा जॉब लॉसेस हो रहे थे, ये देखो बेटा 350 ऑपरेटिव रोल्स कुड बी मेड रिडंडेंट। बेटा जब 350 बंदा फारिग होगा तो बेटा आपके एम्प्लॉइज पर बुरा इंपैक्ट आएगा। ओके, बेटा आर एम्प्लॉइज विल सफर, हमारा कॉर्पोरेट इमेज इंपैक्ट हो जाएगा। बेटा आप सोचो जब 900 में से 350 बंदा एक झटके में उड़ेगा, तो जो बेचारे बच गए हैं, जो बच गए, उनका तो दिल ऐसे धक 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 हिल रहा होगा हर बार कि कहीं हमारी जॉब भी ना चली जाए, उनका मोराल कितना गिर जाएगा, वो कितना। अब अच्छा आप देखो, 1 मिनट, हाँ भाई, अब बेनिफिट नहीं लिख रहे हैं, हाँ भाई, अब रिस्क शुरू हो गए, अब गंदी बातें शुरू हो गई, अच्छी बातें हो गई, अब रिस्क पर बात शुरू हो रही है। सही, तो बेटा आपका एक तो कॉर्पोरेट इमेज, एम्प्लॉय मार्केट में इकोनॉमिकली इशू आएगा, दूसरा बेटा आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोराल एकदम गिरेगा। फिर बेटा 18 महीने की इंप्लीमेंटेशन करनी है, सोचो उन एम्प्लॉयज के साथ बैठ के जिनको पता है यही टेक्नोलॉजी उनकी नौकरियां खाएगी, तो बेटा वो एम्प्लॉयज कितना रेजिस्ट करेंगे, ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स करेगी, इसने खुद यहां लिखा ना ट्रेड यूनियन एक्शंस। सही है भाई, आइए जरा, तो बेटा आपने क्या कहा, रिस्क रिलेटिंग टू पीपल, लॉस ऑफ जॉब्स ऑफ 350 एम्प्लॉइज ड्यू टू दिस ऑटोमेशन विल इम्पैक्ट कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज क्या होता है बेटा, इंप्लॉय मार्केट में जो आपका इमेज होता है, विल इम्पैक्ट कॉर्पोरेट इमेज ऑफ MC। ओके, इंप्लॉइज विल फील अनसिक्योर while joining MC as it will be making around 33% of its employees redundant due to one technology adoption। बेटा आप देखो ना, आप 900 में से 350 बंदा उड़ा रहे हो, बड़ी परसेंटेज उड़ा रहे हो बेटा, निकाल लो परसेंटेज कैलकुलेटर पर, 350 डिवाइड बाय 900, इट्स ऑलमोस्ट 38%। 38% बंदा उड़ा रहे हो बेटा, तो बेटा जब 38% बंदा उड़ाओगे तो एकदम कॉर्पोरेट इमेज कितना खराब हो जाएगा, नए लोग आते हुए घबराएंगे। फर्दर जो मोरल, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का भी तो आप यूं सोचे ना, वो स्टेटस को वाली बात आ जाएगी कि पीपल ऑलवेज वांट देयर पोजीशन बैक। तो वो समटाइम है ना कि अपनी वो टेक्नोलॉजी को भी, यानी आप ये वाली टर्म यूज कर सकते हो, एक तो स्टेटस को वाली, और दूसरा आप एक टर्म यूज कर सकते हो गो स्लो, कि जो सर ने शायद अभी बातों में पहले ही बोल दिया कि वो जो है ना वो लर्निंग वगैरह और ये अडॉप्शन में बिल्कुल बहानेबाजियां करना शुरू कर देंगे, गो स्लो वाले। तो हो सकता है, ऊपर हम बात कर रहे थे ग्रोथ की कि ये बेनिफिट होगा, यूं है, पे बैक है, सब है ऑपरेशनल, पता चला कि आपके एग्जिस्टिंग स्टाफ भी छोड़ के जाने लगा। वेर एवर दे फाइंड अ गुड जॉब, वो बोलेंगे चलो गुड बाय टाटा। तो क्या होगा, आप एक चीज को बचाने गए तो दूसरा वो
हैवी ट्रेड ऑफ इधर आ गया, ठीक है ना। तो गो स्लो वाली टर्म भी आप यूज कर सकते हो एम्प्लॉयज में, स्टेटस को वाली भी यूज कर सकते हैं, दे ऑलवेज वांट देयर पोजीशन बैक, स्पेशली द यूनियन एंड ऑल। सो एक तो बेटा नए लोग आने से घबराएंगे, दूसरा मोराल एंड मोटिवेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज विल आल्सो फॉल एज दे विल आल्सो फील इनसिक्योर, ओके, even though their jobs are not lost due to this automation. Okay, this may impact quality of overall MC products sent to customers. बेटा एक बात याद रखना, डीमोटिवेटेड एम्प्लॉइज प्रॉब्लम तो क्रिएट कर देंगे ना, रिस्क रिलेटिंग टू पीपल, ये लोग तंग करेंगे। ओके, ट्रेड यूनियंस trade union may take action against MC. Okay, it can include strikes or legal actions against this large level redundancies done by MC. In order to deal with it, MC may have to incur heavy redundancy costs and counseling expenses in relation to it. बेटा आप एक बात याद रखना, ये पाकिस्तान और इंडिया नहीं, ऐसी बुलाया बोला चलो कल से मत आना, वो यहां से निकलेगा सीधा कोर्ट चला जाएगा है, या किसी 350 बंदे निकाल दिए, किसी ने खुदकुशी कर ली, बात मीडिया पे आ गई, जॉब चली गई ना, कितनी बेइज्जती हो जाएगी, और आप ये बोलोगे हाँ हमने अपनी कॉस्ट कम करने के लिए ये किया। तो बेटा ये हमेशा एक इशू है, आपको काउंसलिंग्स कंसल्टेशंस करनी पड़ती है, तो बाय लॉ रिक्वायरमेंट है कि भाई इतनी बड़ी रिडेंड, और इवन इतनी बड़ी रिडेंडेंसी के वक्त आपको रेगुलेटर और जो डिपार्टमेंट होता है लेबर का, गवर्नमेंट का, उसको भी ऑन बोर्ड करना पड़ता है। ओके, तो ट्रेड यूनियन एक्शन लेगी। ओके, implementation process of 18 months of this automation process may also be hindered by employees, as they may consider this as their enemy because it will be impacting their jobs. Okay, it may include go slow policies or resistance in relation to this change. बेटा ये सब रिस्क रिलेटिंग टू पीपल है, ये आपको इंप्लॉइज की तरफ से बैकलैश आएगा, ये आपको बेटा इंप्लॉइज की तरफ से बैकलैश आएगा। तो देखो बेटा हम क्या कर रहे हैं, कोई लिमिट नहीं, जहां 2 लिखने 4 लिखने, जहां जितने पॉइंट आए लिखो, बाद में जाकर दिमाग में, बाद में जाकर एंटर करके लिख दो, कोई स्ट्रेस नहीं है, रिलैक्स होकर लिखना है। अच्छा, अगर एक बात समझ, एग्जामिनेशन में 20 में से 20 नहीं चाहिए पास होने के लिए, यू जस्ट नीड 10 गुड पॉइंट्स टू पास। तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पेपर कर रहे हो रिलैक्स करो, खुद ब खुद पॉइंट्स आएंगे, और ये तो खुद एग्जामिनर एसबीएल में बना कर देता है, कोई किताबी बातें तो याद रखनी ही नहीं सर। अच्छा, अगर मॉक को थोड़ा सा फिर चेंज करते हैं, वो इस दफा रिडेंडेंसी कर ही नहीं रहा, वो बोल रहा है 900 के 900 बंदे ही रहेंगे, लेकिन 60 टेक्नोलॉजी आएगी। फिर क्या होगा, फिर क्या कोई रिस्क आएगा? तो इसके अंदर फिर भी आएगा। कैसे आएगा देखिए जरा सुने। एक तो वो स्टेटस को वाली बात की, लोग वैसे ही बुरा फील करते हैं जब उनकी, आज हम दोनों की जगह कोई रोबोट पढ़ा रहा हो ना, और हमें पैसे पूरे मिले, हमें कोई फायर भी नहीं कर रहा, बोला हमें सिर्फ बैठना होगा, हम फिर भी नाराज हो जाएंगे कि यार इंपॉर्टेंस, सही है ना। एक दूसरी बात पता क्या है, पीपल लव फैमिलैरिटी, पीपल लव पैटर्न्स। लोगों को एक फैमिलैरिटी और एक पैटर्न में काम करना पसंद है, सही है ना। बहुत अरसे तक ये लोग मेरे पीछे पड़े रहे कि जूम पे आ जाओ, जूम पे आ जाओ। मैंने कहा मैं जूम पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं गो टू वेबिनार यूज, ओएस यू रिमेंबर, मैं गो टू वेबिनार यूज करता था, इट वॉज एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म, जो भी वो कोविड से पहले वाला गो टू वेबिनार, मैं आके ही नहीं दे सकता। तो बोलते, जबकि बोलते थे यार जूम में इतने बेनिफिट, पीपल लव फैमिलैरिटी, आपने पीपल अभी तक लव आईपैड भी यूज नहीं किया नहीं मेरे पास है। पीपल लव पैटर्न्स, आप समझ रहे हो बात को। तो हो सकता है एग्जामिनेशन में बोले कि हम किसी को नहीं फायर कर रहे, लेकिन वी आर ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी एंड दे विल हैव टू इंटरेक्ट विद द टेक्नोलॉजी। तो उसमें भी आपको वो साइकोलॉजिकल बेनिफिट, वो सोशल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स, आपको ये सारे लिखने होंगे। ये वाली बात भी लिखनी होगी कि लोग जो है ना वो उससे दूर वैसे भी भागते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि लोगों को एक खाते पे काम करने का शौक है, वो बोलते हैं कौन क्विक बुक यूज करेगा।
अच्छा, जब अर्लियर, आज से 100 साल पहले भी जब टेक्नोलॉजी आई थी, तो उसका एक बहुत बड़ा सोशल कॉस्ट ये थी कि असेंबली लाइन में लोग दूर दूर एक दूसरे से हो गए थे। ये आई एम टॉकिंग अबाउट फेडरिक डब्ल्यू टेलर और वो टेलरिज्म और उधर की बात कर रहा हूँ, कि लोगों में एक इशू ये आ गया था कि यार जो हम करीब खड़े होते थे और गप्पे मारते थे, वो हमें जब एक डिस्टेंस आ गया तो लोगों ने उस पर भी रेजिस्ट किया। तो ये रेजिस्टेंस आती है, इट्स नॉट। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम लोग मॉक के अंदर भी मॉक बना रहे हैं अपने दिमाग से। अच्छा, अब बेटा रिस्क रिलेटिंग टू कल्चर। बेटा अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा प्री सीन याद दिलाऊं बेटा, इनकी वेबसाइट। वी आर कमिटेड टू प्रोमोटिंग हेल्दी एंड कन्वीनियंट फूड, सप्लाइंग आइलैंड फूड, ये सब चीजें हो गई थी। अब आ जाओ बेटा, promoting sustainability for long-term benefit of all stakeholders through our ESG focus on planet, people and governance। बेटा इन्होंने अपने पीपल पर हमेशा खास ध्यान दिया। अच्छा फिर याद करो बेटा इस कंपनी का इंट्रोडक्शन। ये आ जाओ बेटा, देखो ये क्या थी ये कंपनी बेटा। बेटा ये कॉन्फिडेंट थी विद द लोकल नॉलेज ऑफ आइलैंड फूड। ये कौन थे बेटा? ये खुद दो एक्सपीरियंस लोकल शेफ थे, है भी। बेटा लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स। बेटा लोकल लोगों को हमेशा इन्होंने प्रमोट किया है बेटा। हमेशा इनका फोकस रहा है टू सपोर्ट द लोकल एरिया। अब ये अचानक बेटा जो कल्चर चेंज कर रहे हैं, जो यहाँ इसने लिख के भी दिया बेटा, शिफ्ट फ्रॉम पीपल सेंट्रिक प्रोडक्शन टू मशीन ड्रिवन में अंडरमाइन द मेन्यू क्राफ्ट्स लोकल पीपल फर्स्ट ब्रांड नरेटिव। बेटा जब आप ये कल्चर चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल इदारे में और आपके स्टेक होल्डर्स की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी। ओके बेटा, जब ये कल्चरल चेंज आएगा बेटा, बेटा कल्चरल चेंज of moving from people centric structure to greater automation may bring resistance from different stakeholder groups of MC, of menu craft. Okay, MC has included in its vision that it value people along with planet and governance. Okay, this change of culture may lead to some stakeholders shifting away from MC, and it can include changes in senior management and some institutional shareholders also। बेटा आप देखो ना, वो लोग जो आपके कल्चर से एग्री करते थे, वो आपके साथ कनेक्टेड थे। जब आप ऐसी चीजें चेंज करना शुरू करोगे तो हो सकता है जो सीनियर मैनेजमेंट में से लोग डिसएग्री कर जाए कि नहीं यार, नाउ वी डोंट वांट टू वर्क विद देम। मे बी कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस इमेज को सपोर्ट ना करें, मे बी उनका डिविडेंड बढ़ा है, बट मे बी दे डोंट सपोर्ट दिस। और अब अगर सम बैंक्स रेजिस्ट करें या रेगुलेटर रेजिस्ट करें। ओके, अगर आप इस इदारे को वैसे देखो ना, तो ये बड़ा इमोशनल सा, ये मैं तो इनकी केस स्टडी को देखता हूँ, और ये जो मॉक भी बना हमारा, जो यानी कितना रियल लाइफ से करीब है। आप अगर प्री सीन को भी देखें, हर दफा मैं ये कहता हूँ, आपको पता है इस इदारे को अगर आप देखें, और ये मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, और प्रैक्टिकली मेरे साथ हुआ भी है, कि बाकायदा आप देखें तो ये लोकल शेफ, देख रहे हो, ह्यूमन एलिमेंट इसके अंदर नजर आ रहा है। वी टॉक अबाउट लोकली सोर्स पीपल, ये वो। तो आजकल इदारे अपना बाकायदा फैमिली बैकग्राउंड लिखते हैं। हम लोग उधर टेक्सास में कितने इदारे देखते हैं, लिखते हैं इट्स अ फैमिली ओन बिजनेस, इट्स अ फैमिली ओन बिजनेस, अपना घर, वाइफ की तस्वीर, बच्चों की, ये वो, यानी वो बताते चाहे। तो देखिए ये इदारा भी जो है ना, लुक एट द हिस्ट्री ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, लुक एट द बिगिनिंग, सब कुछ उसमें आपको इमोशंस जो है ना, फाइनेंशियल, यानी इमोशंस एंड डॉलर्स, इसका आपस में रिलेशन है। मुझे कोविड के टाइम पे याद है, आई यूज टू सेल टायर्स, सही है ना, मेरा एक साइड बिजनेस था, कोई उसमें नहीं, तो मेरे पास बहुत सारे टायर्स, मेरे पास बहुत कस्टमर्स होते हैं टायर्स के, और स्पेशली दूसरी स्टेट से गोरे आए हुए होते थे, इधर भी यानी फुल वाइट कस्टमर। वही टायर, सेम ब्रांड वॉलमार्ट पे मिलता था। आपको पता है वो क्या बोलते थे, कितने उसमें? बोला वी डोंट वांट टू बाय फ्रॉम वॉलमार्ट, वी वांट टू बाय फ्रॉम यू। क्यों? क्योंकि बोला वी डोंट वांट टू सपोर्ट दैट। अब देखो वॉलमार्ट का इमेज क्यों है, वॉलमार्ट, मैं उसके आगे क्या हूं? कुछ भी नहीं। लेकिन वो बोलते थे हम इस लड़के को सपोर्ट करना चाहते हैं। देखो तुमसे बाय करने का मतलब तुम्हें सपोर्ट, उनको, यानी उनकी सोच देखें क्या थी। वो बोलते थे यार इससे बाय कर लो, इस ये हमें, ऑल्दो मेरी प्राइस भी कॉम्पिटेटिव होती थी सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद उनका मैंने सोच देखी थी कि वो बोलते थे अगर वॉलमार्ट और सुभान तो मिर्च वाला।
कि बोला यार ये छोटा है, इसको सपोर्ट करेंगे, ये लोकल है, घर देखे, फैमिली है, अच्छा भाई इससे ट्रायल। आप देख रहे हो कैसा बिजनेस, और मेरा बिजनेस एकदम चलने लगता था। यानी लोगों को, बड़े और कॉर्पोरेट इदारों को सपोर्ट करने में ज्यादा गुस्सा आता है कंपेयर टू लोकल पीपल, फैमिली ओरिएंटेड पीपल। ये इसका यूं समझे यूनिक सेलिंग पॉइंट है। अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन में वो किसी भी तरह ये गेम खेल सकता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इन मैंने कहा ना, मेरे साथ पर्सनली ये चीजें हुई हैं, तो मैं देखता था, सोच को देखता था वेस्ट की कि यार क्या सोच है इनकी इसमें। सर अच्छा, अब यहां से आगे बढ़े बेटा, अगला पॉइंट, पीपल हो गया, कल्चर हो गया, रिस्क रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी। बेटा कौन कहता है टेक्नोलॉजी रिस्क फ्री है भाई? एक मिनट, सर एरर खत्म हो जाएंगे, ये तो अच्छी बात है ना। अब टेक्नोलॉजी पर बात करूं, $25 मिलियन लगा के तुम रोबोट के 2 आर्म लगा रहे हो, कल रोबोट के 4 आर्म आ जाएंगे दुनिया में। टेक्नोलॉजी तो ऑब्सलीट होती, कुछ ना कुछ नया आ जाएगा, कोई नई तरह की रोबोट आ जाएगी, फिर $25 मिलियन खर्च करोगे। ऑब्सलेंस। फिर बेटा अभी तो तुम 350 बंदे से काम करा रहे हो, हमारी डिपेंडेंसी 350 लोगों पर है। जब तुम टेक्नोलॉजी पर आ जाओगे तो एक वेंडर पर डिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि जाहिर है वो रोबोटिक आर्म जिस सप्लायर ने दिया, जो उसकी एआई सपोर्ट दे रहा है। और फिर बेटा एक बात सोचो, $25 मिलियन इन्वेस्ट होंगे, $6 मिलियन की लेबर कॉस्ट सेविंग होगी, तो रोबोटिक आर्म की कोई मेंटेनेंस नहीं होगी, वो तो पानी से चलेगा ना बेटा, ऐसा तो नहीं होगा। वो भी बिजली खाएगा, उसकी भी मेंटेनेंस होगी, तो वो भी तो खर्चा है, उसको नहीं सोचोगे बेटा। मेंटेनेंस कॉस्ट, ऑब्सलेंस, डिपेंडेंसी, बेटा ये सारे फैक्टर आ जाएंगे। और प्लस बेटा 18 मंथ्स की इंप्लीमेंटेशन, इट्स अ लॉन्ग टाइम। 18 महीने बहुत होते हैं बेटा, उसी में कोई चेंज ना आ जाए। सही। सो बेटा रिस्क रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी बेटा, बेटा obsolescence, risk of obsolescence is a major risk for MC when shifting to automation using robotic arms. Okay, technology may evolve over next few years, and a better maybe a better option gets available, and it may lead to further capital investment despite of investing $25 million upfront currently। बेटा जब आप टेक्नोलॉजी के गोले में फंस जाते हो ना, ये तो नेवर एंडिंग है। सोचो बेटा, अपना बेसिक वाला मोबाइल कितना अच्छा होता था, वही अच्छा था। अभी आईफोन नया से नया आता जाता है, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन, हर बार पैसे खींच लेगा आपसे। ओके। इसी तरह फिजिकल फिजिकल टीचिंग, मुझे याद है कभी कभार कराची में, यानी 20 साल पुरानी बात करूं, मैंने एक दफा रोड पे बैठ के पढ़ा लिया था। एक तो मुझे याद है, 20 साल से नहीं, 20 साल से ही पुरानी बात हो गई है, मैंने रोड पे बैठ के पढ़ा लिया था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हुआ। मैंने कहा क्या करें, मुझे पढ़ाना तो है और मैं डिफेंस से, मैंने स्टूडेंट्स को बोला यार रोड पे बैठो, डिफेंस उस टाइम खाली होता था, वो बैठ गए, मैंने खड़े होकर लेक्चर दे दिया। मैंने एक दफा ईद पे, मुझे याद है, व्हेन आई वाज, वो तो, हाँ मेरा ख्याल है वो भी 20 साल से पुरानी बात होगी। तो पीआईए ट्रेनिंग सेंटर पूरा बंद था, तो मैंने वो ईद वाले दिन मैंने कुर्सी, वो सीढ़ियों पे बच्चों को बैठा दिया कि सीढ़ियों पे बैठ जाओ। मैं, क्यों? अब आप बताएं, इधर एलएमएस बैठता है या कोई चीज, फॉरेन मैसेजेस आना, अबे हम भी अनकंट्रोलेबल हो जाता है हमारे लिए भी, अबे क्या करें। तो वो कह रहे हैं सर टेक्नोलॉजी के गोले में फंस गए, अब कुछ नहीं, फिजिकल टीचिंग होती थी, खड़े होके यार ऐसी की तैसी लेक्चर दे दिया। इसी तरह ये जो इवॉल्व करने की बात की, टेस्ला, अब आप टेस्ला के शोरूम पे जाए ना, तो वो गाड़ियां वाड़ियां बाद में दिखती है, सबसे पहले उसका रोबोट खड़ा होता है। आई डोंट नो आप लोगों ने टेस्ला ऑप्टिमस, टेस्ला बॉट, इसका नाम सुना है नहीं सुना? आप देखिएगा जो इसकी फैक्ट्री में रोबोट काम करता था, वो अब खड़ा होता है। मैं बल्कि कल ही एक हमारे गेस्ट आए हैं, उनको वो टेस्ला का शोरूम देखना दिखा, तो सबसे पहले उसने अपना पूरा ह्यूमनॉइड रोबोट खड़ा किया हुआ है जो इसकी फैक्ट्री में काम करता था, अब वो एल्डरली केयर, डिसेबल पीपल, या घर के जो हाउस चोर्स होते हैं उसके लिए काम कर रहा है। और ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तो रोबोट्स, वैसे ही रोबोट डॉग्स आपने देखे होंगे। मैंने खुद आज से 2-3 साल पहले, मैंने नेदरलैंड एम्स्टर्डम में, हम एक रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे, तो उसमें वो बाकायदा रोबोट ही आ रहा था, वो आपको कस्टमर को इंगेज करता है, हैप्पी बर्थडे बोल देगा, ये वो, फिर आपका ऑर्डर लेके आपके पास आ रहा होगा। ये बहुत सारे काम वो खुद रोबोट आजकल कर रहे होते हैं, आपको वेटर वेट्रेसेस नजर नहीं आते, वही सारा काम करते हैं। लेकिन वंस अगेन इवॉल्विंग, इवॉल्विंग और ऑब्सोलीट हो रही है टेक्नोलॉजी। Now, इसी तरह बेटा it will also increase dependency on a single technology provider, as this automation process, as this automation and robotic process
will be installed and maintained by some technology company, and it may make MC dependent on it as if it goes out of business or it gets engaged in other customers. MC may face operational issues. बेटा अभी आप 350 लोगों पर डिपेंडेंट हो, अब आप एक वेंडर पर डिपेंडेंट हो जाओगे। और सोचो बेटा, बेटा and robotic arm and automation will also have its maintenance cost. Okay, this factor is currently ignored in chief operating officers proposal, as it is only looking at $6 million saving in terms of labor cost. Okay, दिस इज प्रोबिंग, लाइक ये जो सर अभी कर रहे हैं ना, ये स्केप्टिसिज्म वाला पॉइंट भी है कि भाई वो जो बोल रहा है सारी बातें उसकी नहीं मान लेनी कि आप जो कह रहे हो, या वो वाला कल्चर नहीं करना जी ऑपरेशनल साहब, जी सीईओ साहब, नो सीईओ भाई, नो। यानी प्रोबिंग क्वेश्चन, स्केप्टिसिज्म कि यार ये भी तो हो सकता था, तुमने तो यही बात की, व्हाट अबाउट दिस? सो दिस इज लाइक प्रोफेशनली इज आस्किंग दैट प्रोबिंग क्वेश्चन। इसी तरह बेटा इम्प्लीमेंटेशन टाइम, ये जो इसने यहां लिखा 18 महीने जो इम्प्लीमेंटेशन में लगेंगे बेटा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। बेटा इसमें टेक्नोलॉजी किस तरह डिप्लॉय होगी? क्या ये वन गो में डिप्लॉय होगी? क्या ये फेज बाय फेज डिप्लॉय होगी? इसकी टेस्टिंग किस तरह होगी? ओके, टेक्नोलॉजिकल रिस्क इन रिलेशन टू implementation also needs to be considered, that it will take 18 months in implementation, whether it will be phase by phase implementation, like some things getting live, or it will only be usable after 18 months. There may be hurdles and bottlenecks ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ऐसा ना हो बोले जाओ भी फैक्ट्री खाली करके चले हम ये रोबोटिक आर्म लगा रहे हैं, तो बेटा 18 महीने तक कहां बैठ के प्रोडक्शन करेंगे? तो बेटा देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना, तो मुझे तो मजेदार क्वेश्चन लग रहा है। और मेरी तो अप्रोच आप जानते हो, पढ़ाना ही आसान करके, मुश्किल तो करना ही नहीं है ना बेटा, पेपर ही आसान है। हम तो ये बोलते ही नहीं एसबीआई मुश्किल पेपर है, ये कुछ भी नहीं भाई, आसान पेपर है, रिलैक्स। आप पढ़ किन से रहे हो ये तो देखो, इतना बड़ा एक्सपीरियंस बैठा है फिर भी मुश्किल लगे तो बेवकूफी है फिर तो देखो बेटा, पॉइंट्स गिनो। फाइनेंशियल बेनिफिट 2 मार्क्स, ये एग्जामिनर ने कोई मैंडेटरी नहीं किया, हमें बस एक एक करके पॉइंट लिखते जाने, कोई स्ट्रेस नहीं है। बस ये कोशिश करना कि हर हेड पर एटलीस्ट एक पॉइंट डाल दो ताकि तुम्हारा आंसर कंप्लीट लगे। फिर 2 पॉइंट यहां आ गए, 4। रिस्क रिलेटिंग टू पीपल में 4 पॉइंट दे दिया, 8। रिस्क रिलेटिंग टू कल्चर में 1 पॉइंट दे दिया, 9। टेक्नोलॉजी में 4 पॉइंट दे दिए बेटा, 13 मार्क्स हो चुके। अब सिर्फ कितने नंबर बचे बेटा? 7 नंबर बचे। आ जाओ, देखो इधर दे इंट्रो पे आ जाओ बेटा, बिल्कुल भी नहीं टाइम वेस्ट करना है। ये देखो, वाइडर इंप्लीकेशन फॉर द मेन्यू क्राफ्ट ब्रांड, वाइडर इंप्लीकेशन पर बात करो, और फिर ईएसजी कमिटमेंट्स पर बात करो, और फिर इसके बाद बेटा आखिर में क्या आ जाएगी बेटा? रीजन रिकमेंडेशन। चले भी आ जाए बेटा, मेन्यू क्राफ्ट वाइडर इंप्लीकेशन फॉर एमसी ब्रांड, एक हेडिंग ये हो गई। और क्या है बेटा? ESG commitments, impact on ESG commitments, और फिर आखिर में क्या करना है बेटा? रीजंड कंक्लूजन या रिकमेंडेशन। डन हो गया भाई? आइए जरा बेटा स्टार्ट कर देते हैं बेटा। बेटा इसे डेवलप कर लेते हैं, वेरी इजी बेटा, गौर से देखिएगा। आए भाई नाउ, अच्छा बेटा अब बात कर रहे हैं वाइडर इंप्लीकेशन फॉर द एमसी ब्रांड। बेटा अब इस पूरे प्रोपोजल को देखो, इसका ओवरऑल ब्रांड पर क्या इंपैक्ट आएगा? एक बात तो ये नजर आती है कि भाई आप बंदे निकालोगे तो भाई वाइडर इंप्लीकेशन ये कि जो आपका एक सोशल वाला पर्सपेक्टिव है वो खराब होगा, थोड़े लोग नाराज होंगे। लेकिन बेटा अब आप एक बात थोड़ा लॉजिकली सोचो, हम नहीं करते अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, हम छोड़ देते हैं, क्या कॉम्पिटिटर भी छोड़ देंगे? कॉम्पिटिटर तुम्हारा कौन है, तुम्हें याद है? फ्रेशी,
याद है एडवांस इंफॉर्मेशन, और वो तुम्हारे मुल्क का ब्रांड नहीं, वो पड़ोसी मुल्क का ब्रांड है। ना करो तुम एडॉप्ट टेक्नोलॉजी, वो कॉम्पिटिटर जो दूसरे मुल्क का है वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करेगा, वो ज्यादा सेल करेगा, और अल्टीमेटली वैसी वो तुम्हें गिरा देगा। सो बेटा टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गुड भाई, टेक्नोलॉजी से क्यों पीछे हटना है? सही। सो वाइडर इंप्लीकेशन फॉर एमसी ब्रांड, बेटा लॉन्ग टर्म में यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इज गुड। ओके, adoption of greater automation may have a short term bad impact on MC brand, as employees may resist and people may have negative opinion about making staff redundant. Okay, it will also conflict with value of MC, of people first, of keeping people of keeping people in consideration. See, in short term, it may impact brand adversely. However, in long term, it may have a positive impact when MC will be able to compete in a better manner with a foreign brand or foreign competitor फ्रेशी। याद करें बेटा, वो जो फॉरेन कॉम्पिटिटर फ्रेशी है, इफ एमसी विल नॉट adopt technology and reduce its cost, then foreign competitor may take the market in any case by adopting technology, and it may lead to employee or job losses anyway। बेटा जब दूसरे मुल्क का कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा, जब इदारा ही नहीं बचेगा, तो फिर कुछ भी नहीं बचा ना बेटा। और टेक्नोलॉजी को तो एडॉप्ट करना है यार, टेक्नोलॉजी को कैसे छोड़ सकते हैं? ओके, तो वाइडर इंप्लीकेशन लॉन्ग टर्म ब्रांड इमेज, यस वी शुड गो फॉर इट, हमें जाना चाहिए इसके लिए। ओके, इंपैक्ट ऑन ईएसजी कमिटमेंट, ईएसजी इन्वायरमेंट, सोशल गवर्नेंस। जी भाई, हर अल्फाबेट पर एक एक कमेंट कर दो, चलो जल्दी से। ई, इन्वायरमेंट। सर ऑटोमेशन का इन्वायरमेंट से क्या ताल्लुक है, बताऊं? बेटा ये देखो इधर, एरर, कंटेमिनेशन रेट, वेस्टेज रिड्यूस होगी। जब वेस्टेज रिड्यूस होगी तो इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव है ना, वेस्टेज, वेस्टेज का रिडक्शन इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव है। ई, रिड्यूस्ड वेस्टेज फेवरेबल फॉर इन्वायरमेंट। एस, सोशल, people will get annoyed because we are eating up 38% of our jobs. Socially, maybe negative, but E, environmentally is friendly. G, governance. Beta, governance perspective से here transparency will be very important. हमें manipulate नहीं करना चाहिए, we should be transparent. We should deploy this automation in a careful manner. Keep the employees in loop, keep the stakeholders in loop. Don't annoy or hide things from the stakeholders. Okay. So ESG commitment. From environment perspective, greater automation is favorable as it will reduce error rates in MC production process. This will reduce wastages and that will have positive impact on environment. बेटा इन्वायरमेंटली तो फेवरेबल है ना बेटा, कि हम वेस्टेज को रिड्यूस करें। सोशल पर्सपेक्टिव may be adversely affected due to redundancy of staff. However, it may have, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखने जा रहा हूं, however it may have positive impact on society as reduced cost of MC
if forwarded to customers in terms of lesser price, will facilitate people to afford food as a necessity at cheaper rates. बेटा ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है, सोसाइटी को इस पर्सपेक्टिव से फायदा होगा। हाँ, अगर हम वो सारा पैसा अपने नफे में रख लें और शेयर होल्डर घर ले जाए तो जाहिर है नॉट, दैट्स नॉट गुड। ओके, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव of MC requires transparency in this entire process. Okay, implementation of this automation and its impact on employees should be transparently disclosed, and maximum effort should be done to reduce its impact. Okay, manipulative style to deal with implementation process will conflict with MC's value of transparency and accountability. सही है भाई? बेटा देखो, पॉइंट सोचते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कोई लंबी चौड़ी टेक्निक कुछ भी नहीं, स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स, वेरी स्पेसिफिक। सर ये जो सब आप लिखवा रहे हो सकता है आपको किसी टीचर ने कहा ऐसे नहीं ऐसे लिखो, एग्जामिनर आंसर ने कहा ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ये सब आप अपनी तरफ से बता रहे हो। बेटा मेरे इस क्रैश कोर्स में बाकायदा एक पास्ट पेपर है कोर जेट्स कंपनी, मैंने इंक्लूड किया है, और उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा है, रीड द माइंड ऑफ मार्कर, जिसमें मैंने गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट का आंसर चेक होता हुआ दिखाया है। ये मैं नहीं कह रहा, ईसीसी ने दिया हुआ है डॉक्यूमेंट, ये मेरे कोर्स का पार्ट है। जब आप उसे देखोगे ना तो आप समझ जाओगे कि एग्जामिनर कैसे नंबर देता है। ही डोंट वांट लॉन्ग लॉन्ग पॉइंट्स, वो रेलेवेंट कमेंट ढूंढता है, हाईलाइट करता है, ठक नंबर देता है। डन जी भाई, कितने नंबर हो गए बेटा? ये 2 नंबर फाइनेंशियल बेनिफिट, 2 ऑपरेशनल 4, फिर 4 नंबर रिस्क रिलेटिंग टू पीपल 8, फिर एक 9, फिर ये 4 नंबर टेक्नोलॉजी में 13, वाइडर इंप्लीकेशन में 2 नंबर 15, 3 नंबर इधर 18। सर थे कितने नंबर? 20 मार्क्स से मेरा ख्याल है टेक्निकल, और 4 तो प्रोफेशनल स्किल। बेटा आ जाए, आखिरी काम जल्दी से, रिकमेंडेशन देने लगे हैं, रीजनड रिकमेंडेशन। जी भाई, क्या मशवरा है, करें नहीं करें? बेटा टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज गुड, वी शुड गो फॉर द टेक्नोलॉजी। और एक बात आप ना करो, आप अपने इंप्लॉइज के प्रेशर में आ जाओ, ना करो आज। क्या आपके कॉम्पिटिटर छोड़ देंगे? वो तो करेंगे ना बेटा, वो तो करेंगे। सो इफ यू डोंट गो फॉर इट, competitors will go for it, they will reduce the cost, you will lose the competitiveness. We should go for it, but not at the current data provided by chief operating officer. We have to think about the operational cost. We have to think that how we will accommodate our employees. बेटा जो 350 बंदा निकाल रहे हो, see if we can accommodate them in other roles. Give them proper counseling, proper guidance, deal with them properly so that the impact on social factor can be reduced in maximum possible manner. Okay? आप अल्टीमेटली देखो ना, आप किस चीज के लिए काम कर रहे हो? यू आर वर्किंग फॉर द प्लैनेट। ऑफ प्लैनेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज फूड, इस वक्त का सबसे बड़ा मेजर इशू है फूड, ठीक है ना? तो आप यू टॉकिंग अबाउट द ग्रेटर बेनिफिट, तो आप अपने एग्जाम में आई थिंक देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच। मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि देखिए, आप है ना इसमें उस इमोशनल बात को भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ग्रेटर बेनिफिट को आप देख रहे हो ना, द प्रॉब्लम इज व्हाट, द फूड। तो आप तो फूड को कम करके, वो फूड की प्राइस को कम करके यू आर गिविंग अ क्वालिटी, और ये बात उसने अपने प्रीसीन में लिखी है कि वी ऑलवेज गिव अ क्वालिटी एंड डिफरेंशिएशन एंड ऑल दैट, एंड अल्टीमेटली यू आर रिड्यूसिंग द प्राइस एज वेल ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी थिंग। तो वो जो आपका विजन अचीव करना है आपको, वो कैसे अचीव होगा? ड्यू टू दिस थिंग। सही है ना ये स्टेप? यानी आज उस मिशन एंड द विजन
और वो वैल्यूज इन सब के लिए एंड फॉर द ग्रेटर बेनिफिट ऑफ द प्लैनेट आज कोई छोटे मोटे ऑपरेशन करने पड़ेंगे, तो ऐसी इमोशनल या जिसको मैं कहता हूँ सैंडविच अप्रोच ये आपको यूज करनी पड़ेगी इन दिस कम्युनिकेशन. So, recommendation MC Neilcraft should go for this automation as it will reduce its cost and wastages. Okay, it will give it a competitive advantage over its competitors, and it will make it more financially sustainable. Even if MC will not adopt this proposal, its competitors may go for it, and it will affect MC's business model. और फिर जाहिर हो तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए प्रॉब्लम बनेगा. However, careful consideration need to be given about additional cost relating to this technology. It also needs to be considered that how impact on affected employees can be reduced and what level and phase of counseling or consultation need to be done before making them redundant. बेटा आप देखो अगेन एक एम्प्लॉय को नहीं निकाल रहे, आप 350 एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो, विच इज 38% ऑफ योर स्टाफ लेवल. सो यू हैव टू बी केयरफुल इन द प्रोसेस. बेटा 20 मार्क्स की रिक्वायरमेंट बेटा. टास्क 1 पार्ट ए, रिपोर्ट टू सीईओ, इवैल्यूएट द प्रपोजल ऑफ ऑटोमेशन. बेटा रिपोर्ट का फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, and then we started with the main body. Main body की heading नहीं देनी होती, डायरेक्ट यू स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ओके बेटा हमने इधर क्या डील किया है बेटा, टास्क 1 पार्ट ए हमने डील की. ओके रेफर करते हैं तो अच्छी बात है ताकि एग्जामिनर के लिए क्लियर रहे. वैसे इट्स नॉट मैंडेटरी. रिपोर्ट टू सीईओ, इंट्रोडक्शन दिया, फाइनेंशियल बेनिफिट, ऑपरेशनल बेनिफिट, रिस्क फॉर द पीपल, कल्चर, टेक्नोलॉजी, वाइडर इंप्लीकेशन, इंपैक्ट ऑन ESG एंड रिकमेंडेशन. बेटा आंसर को जितना तोड़ोगे उतना इजी होगा करने में. सर मॉक एग्जाम हमारा बनाया हुआ फॉर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन प्री सी, मे बी, आई एम नॉट सेइंग मस्ट, प्लीज डोंट रिस्ट्रिक्ट योर थॉट प्रोसेस. हम 3 मॉक्स बनाएंगे, हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे, मे बी एग्जाम में कोई नई पॉसिबिलिटी आ जाए भाई, बट ये आपके थॉट प्रोसेस को इंगेज करेगा. हाउ यू हैव टू पिक अप द पॉइंट्स, हाउ यू हैव टू यूज दिस प्री सी, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अभी तो भाई इसका सिर्फ टास्क 1 का पार्ट हुआ है, समझो 24 नंबर हुए. अगली क्लास इसका पार्ट बी, फिर टास्क 2, फिर टास्क 3 एंड सो ऑन. एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन, बहुत डिटेल्ड. मैं लफ्ज गारंटी नहीं यूज करता जाहिर है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में, बट दिस क्रैश कोर्स will increase your chances to pass the exam by great extent. Okay, what we want from you is to share honest feedback to us and to others also, which is obviously a great feedback. हम अपनी तरफ से maximum effort दे रहे हैं so that people can join this course and gain benefit of it. In the next class, we will be moving towards this exhibit 2 और फिर जाहिर है बेटा उससे related हमारी ये task 1 का part भी engage होगा and so on we will be moving forward. Okay, in any form अगर आप लोग को कोई भी form की guidance चाहिए हो तो you can contact me. अच्छा अब नंबर कहाँ लिख दें, या स्लाइड्स में जाके लिख देता हूँ. So this is my number. You can contact me for any guidance, or you can visit our website also for any sort of guidance. Okay. Inshallah, in the next class, we will be moving forward with this mock exam. Okay. Thank you, everyone. Thank you.